नमस्कार, मैं डॉक्टर रुचि सक्सेना हिंदी विभाग से भारतीय विश्वविद्यालय से। आज हम आपको बताएंगे अनुसंधान के उपकरण क्या क्या हैं। अनुसंधान के लिए समस्या या विषय के निश्चय एवं परिकल्पनाओं के निर्माण के बाद आपके सम्मुख ये समस्या आती है कि वह अपनी परिकल्पनाओं के परीक्षण के आंकड़ों का संग्रह किस विधि से करे तथा किन उपकरणों के द्वारा करे। तो समस्या के समाधान के लिए आंकड़े एकत्र करने के अनेक उपकरण का उपयोग होता है। अतः आपको लिए आवश्यक है कि उपकरणों की विधियों का व्यापक ज्ञान होना चाहिए और उनकी क्या विशेषता है और उनकी क्या सीमाएं हैं, इन सब की आपको जानकारी होनी चाहिए। और सबसे अहम बात, उनकी विश्वसनीयता और वैधता का और वस्तुनिष्ठता का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। जैसे वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए न्यायाधीश आवश्यक है। न्यायाधीश द्वारा शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों का अध्ययन करना संभव होता है। अनुसंधान के उपकरण क्या क्या हैं, ये आपको अभी बताएं कि न्यायाधीश के अतिरिक्त अनुसंधान के लिए कई उपकरण हो सकते हैं। जैसे कि परिकल्पनाओं के आंकड़ों में उन सभी उपकरणों का सम्मिलित किया जा सकता है जिसके किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इनमें प्रश्न, कथन आदि होते हैं जिनके उत्तर न्यायाधीश के सदस्य देते हैं। इसके उपकरण होते हैं प्रश्नावली, अवलोकन, साक्षात्कार और मनोवैज्ञानिक परीक्षण। इन अनुसंधान के आंकड़े प्राप्त करने के लिए उपकरण का चयन करते समय हमेशा ध्यान देना आवश्यक है कि उपकरण वस्तुनिष्ठ हो। एक उत्तम प्रकार की परीक्षा वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए। व्यक्तिगत पक्षों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। निबंधात्मक परीक्षा का यह दोष होता है कि वह वस्तुनिष्ठ नहीं होती है और एक उत्तर पुस्तिका को जितने अधिक परीक्षक देखते हैं उनके आंकड़ों के उत्तर उतने ही अधिक हमको प्राप्त होते हैं। अतः उपकरण को वस्तुनिष्ठ होना बहुत जरूरी होता है, तभी निष्कर्ष वैज्ञानिक हो सकता है। जो भी उपकरण लिया जाए वह विश्वसनीय होना चाहिए। विश्वसनीयता के अर्थ परीक्षण प्राप्तों की स्थिरता से है। बार बार परीक्षण करने पर अंक समान आने चाहिए। उपकरण तो विश्वसनीय है, ये अतः मानदंड परीक्षा विश्वसनीय होनी चाहिए। अच्छे उपकरण की विशेषता उसकी वैधता। एक वैध उपकरण वह है जो उस बात का मापन करता है कि और सूचना देता है कि जो हम प्राप्त करना चाहते हैं एक रुचि और अवसूचना को बताकर कुछ और बताए तो वह वैध नहीं है। अतः इसकी पुष्टि होना आवश्यक है। एक ऐसा उपकरण जिसमें अंतर बताने की क्षमता हो, जैसे समायोजित, असमायोजित, रुचिवान, अरुचिवान, प्रतिभावान, मंदबुद्धि या प्रतिभा हो, इसका अंतर बता सके, एक ऐसे उपकरण की आप चयन करें। अनुसंधान करने के लिए जिस उपकरण का चुना गया है वह उपकरण उस व्यापक क्षेत्र के संबंध को जिसमें कार्य करना चाहते हैं। यदि प्रश्नावली किसी एक क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए बनाई गई हो तो उससे अन्य क्षेत्रों के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं हो सकता है। इसलिए परीक्षण के लिए प्रमाणीकृत उपकरणों का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि उनके एक अच्छे उपकरण से सभी गुण प्राप्त होते हैं। उपकरण सदैव उद्देश्य को पूरा करने वाला होना चाहिए। एक अच्छे उपकरण के लिए सभी गुण इसमें होते हैं। यही बातें होनी चाहिए कि इसके अतिरिक्त कुछ अन्य उपकरणों का चुनाव करते समय व्यवहारिक बातों का ध्यान रखना चाहिए। परीक्षण में उपकरण अधिक समय ना लेता हो, उपकरण अधिक खर्चीला ना हो, जिस समूह पर उपकरण का उपयोग किया जाए वह उसी के योग हो, अंक देने में कठिनाई ना हो, उसका विश्लेषण भी सरलता से हो सके। तो इस तरीके के आपको उपकरण चयन करने चाहिए। अब पहला पॉइंट आता है आपका प्रश्नावली प्रणाली। इसमें कैसे करना चाहिए? किसी भी अनुसंधान में सामग्री के संग्रहण के लिए प्रश्नावली प्रणाली अन्य समस्त प्राणियों की अपेक्षा सरल एवं सस्ती होती है। इस प्रणाली का उपयोग विस्तृत क्षेत्र में अध्ययन के लिए किया जाता है। इस प्रणाली में प्रश्न सूची को डाक द्वारा या सूचनादाता के पास भेज दिया जा सकता है और प्रत्युत्तर में उसे वो भरकर पुनः आपके पास लौटा देते हैं और उत्तर प्राप्त तथ्यों एवं सूचनाओं द्वारा निष्कर्ष निकालते हैं। प्रश्नावली प्रश्नों की एक विशिष्ट प्रकार की अनुसूची होती है जिसके सभी सिद्धांत सामान्यतः मिलते जुलते होते हैं। प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने हेतु दी गई प्रश्नों की एक तालिका है जो प्रमाणीकृत
परिणामों को प्राप्त करती है तथा इसमें समय एवं धन की बचत होती है। इसमें केवल प्रश्नावलियों को छापने एवं उन्हें डाक द्वारा भेजने में ही व्यय करना पड़ता है। इसमें समय और पैसा दोनों ही काफ़ी बचते हैं। तो प्रश्नावलियों के प्रकार क्या क्या हैं इसके? प्रतिबंधित प्रश्नावली, इसके कई प्रकार भी हैं। तो इसमें पहले आता है प्रतिबंधित प्रश्नावली। श्रेणीबद्ध सूचनाएं प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। सूचनादाता किसी प्रकार का उत्तर एक निश्चित सीमा में से ही चुनकर देता है। सूचनादाता अपने विचारों को केवल हाँ या ना में देता है। उत्तर की जटिलता से मुक्ति पा जाता है वो, और इसमें विश्लेषणात्मक स्पष्टता रहती है। जैसे कि हम अगर पूछें क्या आप तुलसी की राम भक्ति पर विश्वास करते हैं, तो इसमें हमें सिर्फ उत्तर देना है हाँ या ना, और इसके अलावा हमें उसमें कुछ भी नहीं लिखना होता है। और इसका दूसरा पॉइंट आता है अप्रतिबंधित प्रश्नावली। इसके द्वारा क्या होता है, नवीन तथ्यों की प्राप्ति संभव है, क्योंकि इसमें सूचनादाता को अपने विचारों को खुलकर प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता होती है। इसमें श्रेणीबद्ध उत्तरों को नहीं दिया जाता है। इस प्रकार की प्रश्नावलियों का प्रयोग विवरणात्मक सूचनाएं प्राप्त करने हेतु किया जाता है। प्रश्नों के उत्तर में विचारों का खुलकर प्रदर्शन किए जाने की स्वतंत्रता रहती है। इसमें आप पूरा विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें गुणात्मक तथ्यों के आने की अधिक संभावना होती है और उत्तरों की सीमा के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। इसमें सिर्फ प्रश्न का स्वरूप निश्चित है, किंतु संभावित उत्तर के लिए विस्तार के ऊपर कोई बंदिश नहीं है। जैसे कि अभी जैसे पूछा हमने, ऊपर कहा था प्रतिबंधित में क्या तुलसी राम भक्ति पर विश्वास करते हैं आप, तो इसमें अगर हम कहेंगे कि तुलसी राम भक्ति पर आप विश्वास करते हैं क्या, तो इसमें आप उत्तर कुछ भी दे सकते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं तो उसका डिटेल में उत्तर दे सकते हैं कि हम विश्वास क्यों करते हैं। यदि आप तुलसी की राम भक्ति पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप इसका उत्तर डिटेल में दे सकते हैं कि हमें क्यों पसंद नहीं है तुलसी की राम भक्ति। तो इसमें आपको कोई बंदिश नहीं है। जैसे पहले वाले में आपको सिर्फ हाँ और ना में उत्तर देना था, इसमें आप अपनी विचारों को विवरण से प्रस्तुत कर सकते हैं कि हमें क्यों पसंद है और क्यों नहीं पसंद है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है चित्रमय प्रश्नावली। वह प्रश्नावली जिसमें प्रश्न के शाब्दिक स्वरूप के साथ साथ उसके विभिन्न संभावित उत्तरों के चित्रों के द्वारा दर्शाया जाता है। नवीनता लाने के लिए उसमें चित्रात्मकता लाई जाती है। इसमें सूचनादाता कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों के बिना किसी मानसिक उलझन के उत्तर दे सकता है। यह प्रणाली प्रतिबंधित प्रणाली के समान है, किंतु चित्रमय प्रश्नावली के अंतर्गत संभावित उत्तरों को चित्रों के माध्यम से अंकित किया जाता है। जैसे कि हमने बहुत सारे तुलसी, सूर्य और कबीर, जायसी सबके चित्र दे दिए और उसको हमें पहचान के बताना है कि ये क्या है। तो उसमें हमें ज़्यादा जोर नहीं लगाना है दिमाग में। यदि हमने इन सबको देखा है तो हम उसको उत्तर आसानी से दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है मिश्रित प्रश्नावली। ये प्रश्नावली ना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होती है और ना ही अप्रतिबंधित होती है। इस प्रकार की प्रश्नावली में दोनों प्रकार के प्रश्नों का समावेश होता है। जैसे कि पहला वाला उदाहरण में क्या आप तुलसी की राम भक्ति पर विश्वास करते हैं, तो ये भी हो सकता है इसमें। और दूसरा उत्तर इसका मतलब क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि तुलसी की राम भक्ति के से आप कहाँ तक सहमत हैं। तो इसमें आप विस्तृत जानकारी भी दे सकते हैं। पहला वाला उत्तर में हाँ या ना भी दे सकते हैं और दूसरे वाले में प्रश्न में आप उसके उत्तर विवरणात्मक तरीके से भी दे सकते हैं। तो ये थी प्रश्नावली की प्रणाली। अब प्रश्नावली प्रणाली से हानियाँ क्या क्या होती हैं आपको वो बताएं। प्रश्नावली का निर्माण स्वयं विश्वास व दृष्टिकोण के प्रभाव से प्रश्न करते हैं हम, इसलिए प्रश्न पर इसका प्रभाव पड़ता है। वह अपने अनुरूप तथ्यों का विश्लेषण करता है जिससे समस्या की वास्तविकता पता नहीं चलती है। जब अनुसंधानकर्ता द्वारा निर्मित प्रश्नावली संबंधित विषय वस्तु के प्रत्येक महत्वपूर्ण भाग को नहीं दर्शाते तो पूर्ण सूचनाएं प्राप्त नहीं होती हैं। ये अधिकतर शिक्षित लोग ही भरते हैं। ये थोड़े से लोग समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते, क्योंकि
करते, बल्कि एक सीमित केंद्रित हो जाता है। जब हम कोई प्रश्न ऐसा वाला प्रश्न खोलते हैं तो ये सीमित लोगों के लिए होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं। बाकी समाज के लोग इसको नहीं दे पाते हैं, तो इसमें थोड़ी सी जो हमारे पास उत्तर आता है, इसकी सूचना आती है, वो थोड़ी सी गलत हो जाती है। इसमें सामग्री का स्वरूप इतना सीमित होता है कि वह केवल सहयोगी सूचना का ही काम करता है। प्रश्नावली प्रणाली का अहम दोष यह है कि इसमें समाज के प्रत्येक स्तर के व्यक्तियों के मानसिक स्तर के अनुरूप प्रश्नों की रचना नहीं हो पाती। समाज में हर तरीके के लोग रहते हैं, जैसा इसमें पहले बताया कि ये सिर्फ ज़्यादातर शिक्षित लोगों पर ही प्रभावशाली रहती है, तो इसमें अशिक्षित लोग और पिछड़े लोग इसमें भाग नहीं ले पाते हैं। तो जो समाज की बौद्धिकता का विषमता के कारण उस स्तर की सूचनाएं हमको प्राप्त नहीं हो पाती हैं। ये था प्रश्नावली से हानियाँ। नेक्स्ट टॉपिक में हम बताएंगे प्रश्नावली का निर्माण तथा उसकी विधि। धन्यवाद।